सीएपीएफएससी 2025 के जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इधर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, सेकेंड अटेम्प्ट वाले हो, या ऑलरेडी आप वंस सपोज करो कभी रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप अपने मंजिल को पा नहीं लेते हो, आपको वर्क करते रहना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। जैसा कि आप अवेयर हो, 2025 का जो एग्जाम है वो आपका 3 अगस्त को होने वाला है। 3 अगस्त को होना है। 3 अगस्त को, तो यानी कि अगस्त का 2 डेज छोड़ दें, अभी हम नवंबर का जस्ट कल फिनिश हो जाएगा। तो आपके पास 8 मंथ्स हैं। 8 मंथ्स यदि देखा जाए तो बहुत है, और 8 मंथ्स एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कम भी है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्रिपेयर करने लगते हो, फर्स्ट टाइम आपका होता है, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। जो पहले वंस कर चुके हैं उनके लिए एटलीस्ट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके पास होता है, सिलेबस उनका कंप्लीट होता है, वो एटलीस्ट चीजों को जानते हैं। तो जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट हो, जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हो, ट्राई आपको करना है बेसिक्स सबसे पहले क्लियर करो। जो सेकेंड अटेम्प्ट में हो या थर्ड अटेम्प्ट में हो, जो पहले एपियर हो चुके हो, उनके लिए है कि यस, प्रैक्टिस रिवीजन इस पर ज्यादा अभी अब फोकस करते चलना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वाले हैं, आपको कोशिश करना है जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है, वो कोशिश करो कि हमारा कम से कम 60 डेज पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इन द सेंस कि यदि 3 अगस्त को है, तो जुलाई, जून, जून और जुलाई, ये 2 मंथ फुल रूप से आपके रिवीजन के लिए होने चाहिए। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो हो, उनका आपको मई तक, 31 मई 2025 तक इस ढंग से कोशिश करो कि आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जो सपोज रिपीटर हो, उनके लिए है कि आप जनवरी से ही रेगुलर रूप से प्रैक्टिस वाले में स्टार्ट रहो, क्योंकि आपके लिए हर चीज नया नहीं है। आप एक बार कर चुके हो। लेकिन जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो ऑब्वियसली उनको सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अब जब हम ये बोलते हैं कि सिलेबस आपको 31 मई तक कंप्लीट कर लेना है फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का, इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रैक्टिस पहले से नहीं करोगे। आप प्रैक्टिस पहले से कर सकते हो, लेकिन मेन टारगेट आपका सिलेबस कंप्लीट करने पे होगा। तो आपका जो अभी ज्यादा टाइम होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने पे। और जो रिपीटर हैं, जो मल्टी जो पहले दे चुके हैं या सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो अभी जैसे जनवरी से ही ज्यादा प्रैक्टिस आप ये करना शुरू करो। चीजें पैरेलल में चलते रहती है। जैसे अभी आपका जो 24 वाला बैच है, तो 24 वाले बैच का आपका फिजिकल मेडिकल चल रहा है। अब सपोज करो कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके लिए सपोज 24 में आप रिटेन क्वालिफाई हो। अब एक आपको दो तरीके, एक तो है कि आपका फिजिकल मेडिकल हो चुका और आप फिजिकल पास हो चुके, आपको ये श्योर है कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखो, दो चीजें हैं। एक होता है कि कैंडिडेट को पता है कि हमारे चूंकि पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आए आ रहे होंगे, पेपर 2 में भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हमारे सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और हम फिजिकल मेडिकल भी पास हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। तो वो आप है इंटरव्यू पर थोड़ा सा ज्यादा अपना टाइम दो, और लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको भी पढ़ते रहो। अब यदि इंटरव्यू का भी आप प्रिपरेशन करते हो तो वैक्यूम में नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वैसे कैंडिडेट्स जो किसी कारण से फिजिकल मेडिकल में बाहर हो गए, अब फिजिकल मेडिकल में कई तरीके से बाहर हो सकते हैं। सपोज करो कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके प्रॉब्लम जो है वो क्यूरेबल नहीं है। क्यूरेबल इन द सेंस कि मान के चलो कि उनका नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली आप दूसरे एग्जाम के लिए देखोगे। अब सपोज करो कि किसी का हाइट 164 सेंटीमीटर था, आप गए बाहर हो गए, तो वो तो नहीं चेंज हो सकता ना। आपका एज ऑलरेडी हो गया 22, 23, 24, तो अब वो तो नहीं बढ़ सकता। तो आप दूसरे देखो। लेकिन जिनका है कि सपोज हम रनिंग ना कर पाए, हम थोड़ा सपोज करो कि लॉन्ग जंप में फेल हो गए, ऐसे कुछ भी सिचुएशन, या मेडिकल में कुछ टेम्पोररी कारण से हमारा हो गया प्रॉब्लम, किसी का ओवरवेट के कारण हो गया, किसी का सपोज करो आई का ऑपरेशन करवाए लेकिन वो 6 मंथ नहीं हुआ, किसी का कुछ और छोटे छोटे इश्यूज यदि हैं, तो आप फिर से लगो, क्योंकि आप ऑलरेडी रिटेन क्वालिफाई कर चुके हो। जिनके अभी फिजिकल मेडिकल अभी होना है, अभी जिनका नहीं हुआ है,
वो आप कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते रहो। तो सबसे पहले जो फ्रेशर्स हैं, हम धीरे धीरे सबका डिस्कस करेंगे। तो जो फ्रेशर्स हैं, सबसे पहली बात, फ्रेशर कैंडिडेट का मेन टारगेट होता है कि आप बेसिक को कंप्लीट करो। हमने जो सिलेबस वगैरह है, बुक्स वगैरह हैं, ये सारे का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर से मैं बुक्स वगैरह का आपको डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हम वो डिस्कस अभी नहीं करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप बेसिक्स लो। बेसिक्स आप यदि देखते हो तो एनसीईआरटी आपका बेस है। एनसीईआरटी जो आपके बुक्स हैं वो मैं ऑलरेडी लिस्ट वगैरह प्रोवाइड किया हुआ हूँ, आप उनको सर्च कर लोगे, वो डिटेल्ड वाले में है। और होगा तो मैं इसमें आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपका बेस है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, क्योंकि यहाँ सबके लिए क्या है, सेम क्वेश्चन मिल रहा है। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको सेम क्वेश्चन पेपर मिलता है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 सेम टाइम आपको मिलता है। तो किसी भी स्ट्रीम से हो, एनसीईआरटी आपका बेस है। एनसीईआरटी में क्या है, कुछ चीजें आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जो सपोज हिस्ट्री है, आपके ज्योग्राफी हैं, आपके पॉलिटी हैं, आपके इकोनॉमी हैं, ये सब क्या है, अप टू क्लास 12th तक पढ़ना है। साइंस में है मैक्सिमम चीजें अप टू 10th तक हैं, कुछ चीजें 11th और 12th वाले भी हैं, लेकिन जो साइंस है उसको डिटेल 12th तक नहीं पढ़ना। डिटेल 12th तक उनको साइंस में पढ़ना होता है जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए। लेकिन अभी आप लोग के लिए एक तरह से मैक्सिमम जो साइंस वाले पोर्शन है, तो मैक्सिमम 10th तक का कवर हो जाता है। कुछ चीजें हैं 11th और 12th के भी जरूरत होते हैं। फिर आपका जो होता है मैथ, मैथ भी आपके 10th लेवल तक का, 10th तक का मैथ की जरूरत है, उसमें से हो जाता है। फिर आपका एक रहता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये स्पेसिफिक नहीं होती है कि किसी क्लास का, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स आपका जो एक तरह से जो जनरल क्वेश्चंस चल रहे हैं, जनरल नेचर के जो चीजें हो रही है, सपोज करो कि कहीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमें ये जानना होगा कि यस क्या प्रोविजंस हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सपोज हो रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों हो रहा है, तो करंट में जो भी चीजें चल रही है, तो उसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर जो है रेगुलर आप पढ़ रहे होगे, तो उसको आपको करते रहना है। प्लस हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को तो एक तो सिलेबस को आप ध्यान में रखो। सिलेबस जो है, सिलेबस को पास में रखो, प्लस प्रीवियस ईयर के 5 इयर्स के कम से कम जो है 5 इयर्स के पेपर आपके पास होने चाहिए। इन 5 इयर्स के पेपर को अपने साथ रखो, तो इससे पता चलता है चाहे जो सब्जेक्ट हो, हमारा हिस्ट्री हो, हमारा ज्योग्राफी हो, हमारा पॉलिटी हो, साइंस हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, डिफेंस हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, करेंट अफेयर्स हो, वो सारे हमें पता चलता है कि ये एक्चुअल क्वेश्चन आए हैं। तो आपको जो भी है कि सिलेबस को साथ में रखना। अब सिलेबस यहाँ एकदम ब्रॉड वे में नहीं दिया हुआ है, इन शॉर्ट में दिया हुआ है। मैं फिर से आप लोग का डिमांड रहेगा तो मैं फिर से कर दूंगा, अदरवाइज मैंने पहले उसको मल्टीपल टाइम डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप उनको देखोगे और 5 इयर्स के क्वेश्चंस को बार बार देखो। दो फायदा होता है, एक तो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड नेचर के होते हैं। अब रिपीटेड का मतलब एज सच नहीं होगा, कभी कभी हाँ एक्सेप्शनल एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एज सच आपको दे दिए जाते हैं, लेकिन जनरली वो रिपीट नहीं। लेकिन रिपीट आपके कंसेप्ट में होते हैं। आप साइंस के देख लो क्वेश्चन, आप पॉलिटी के क्वेश्चन देख लो, आप हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लो, आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देख लो, तो कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड नेचर के आएंगे, तो उसी कंसेप्ट पे आएंगे। तो एक तो ये पता चलता है। दूसरा है चेंजिंग पैटर्न ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, कि लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया, यदि सेम टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है तो किस ढंग से चेंजेस होते हैं, तो ये आपको करते रहना। तो ये करोगे, और बीच बीच में जब भी, जैसे मान के चलो कि हमने अभी हमने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फ्रेशर्स के लिए जो है, तो वो आपका टारगेट होना चाहिए कि 31 मई तक आपको सिलेबस एक बार कंप्लीट होना चाहिए, 31 मई 2025 को। अब जस्ट आपका जो एग्जाम होगा यानी कि 3 अगस्त को होगा, और फॉर्म आपका जो आएगा 5 मार्च को आ जाएगा। 5 मार्च को फॉर्म आ जाएगा 2025 को। प्लस पेपर 2 में भी क्या है कि आपका जो 5 इयर्स के पेपर हैं उनको देखो, और बेसिक ग्रामर आपको करना है। बेसिक ग्रामर वो 10th लेवल का है। प्लस
आपको राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर रूप से करते चलना है अभी से। राइटिंग में क्या है, कभी ये ना सोचो कि हमारा परफेक्शन जिस दिन आएगा उस दिन हम लिखना शुरू करेंगे। नो, राइटिंग रेगुलर रूप से आपको रेगुलर थोड़े थोड़े चीजों को करते चलना है। अभी आप जैसे देखो, एक तो है कि हमने कुछ आज लिखा, सपोज 300 वर्ड्स में कोई भी, लेट अस टेक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या वॉर, सपोज करो जो भी हो रहा है, या रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो मेनी टॉपिक्स। रादर आप शुरुआत कर सकते हो, सपोज करो कि प्रीवियस ईयर पेपर से, मान के चलो 24 में जो पेपर हुआ, 23 में जो पेपर हुआ, 22 में जो पेपर हुआ, आप उनसे भी स्टार्ट कर सकते हो, उन टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो जो एक्चुअल में आए हुए। नो डाउट अब वो टॉपिक एज सच नहीं आएंगे, लेकिन उसके जो आपको फीलिंग्स तो आएगा, आप उन टॉपिक को देख पाओगे, उन टॉपिक को आप समझ पाओगे। तो हमेशा ये उनको प्रीवियस ईयर को, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उनको देखो और उनके आधार पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते चलना है। प्लस देखो, जब भी आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हो, तो किसी भी सीनियर, मेंटोर, टीचर, कोचिंग, जहां से आपको कुछ ऐसे पर्सन हो जिससे आप शेयर कर सकते हो, जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, वैसे कोई होने चाहिए। ताकि बीच बीच में यदि आप डिमोटिवेटेड होते हो, आपके, सपोज करो कि आप टास्क पूरा नहीं कर रहे हो, कभी ऐसा लगता है कि क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कभी डाउन फील कर रहे हो, कभी कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो वैसे आपके होनी चाहिए। यदि आपके कोई रूममेट हो, आपके कोई फैमिली मेंबर में हो, कुछ ऐसे पर्सन हो ना, जिनके कजिन, जिनके ब्रदर सिस्टर, या और चाचा ताऊ मौसा, जो भी व्हाट्सएवर, मामा, कोई प्रिपरेशन किए हों, और या कोई सेलेक्ट हुए हों, या कोई सेलेक्ट ना हुए, एटलीस्ट उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए, तो एक तो उनसे, या किसी मेंटोर ज्वाइन करो किसी के यहाँ, किसी के पास भी। जैसे अब लेटेस्ट टेक, मैं कुछ कैंडिडेट्स को एवरी टाइम गाइड करता हूँ, तो वैसे आप जुड़ सकते हो किसी कोचिंग में जो आपको पढ़ा रहे हो, जहां आपको मर्जी हो, आप अपने शहर में ऑनलाइन व्हाट्सएवर मीडियम में उपलब्ध है, आपको करना चाहिए। और वहां आप जैसे सपोज लिखते हो, तो आपको वो टेस्ट आपका करें, कॉपी को चेक करें, आपके जो भी आप में गलतियां हैं, आप में जो कमियां हैं, उनको वो बताएं, उनको वो उजागर करें। तो आप अभी ये धीरे धीरे करते रहो। तो सबसे पहले आप सिलेबस को प्रॉपर देख लो कि हाँ ये रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक हमारे बुक्स हैं, और उनको करो। मैं बीच में देखो कुछ चीजें मैं नहीं करवा पा रहा था 25 बैच के लिए, लेकिन आई विल ट्राई कि मीन्स रेगुलर कुछ कुछ चीजें अपडेट आपको करता रहूं। अब जो आप सपोज करो कि रिपीटर हो, रिपीटर इन द सेंस कि आप इधर एग्जाम दिए और ना हुआ, या एग्जाम दिए रिटन क्वालिफाई कभी हुए हो, ठीक है, या फिर है कि चलो मान के चलो कि आप कभी इंटरव्यू राउंड तक भी सपोज गए हो, तो रिपीटर जो भी हो, उसमें से जो कभी भी रिटन क्वालिफाई हो गए, या कभी रिटन क्वालिफाई ना हुए लेकिन क्लोज में आप थे, तो आपका कोशिश ये रहेगा, सबसे पहली तो ये होना चाहिए कि आप अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो। मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो कि यस, ये एरिया हमारा पुअर है, यहाँ हमने मिस्टेक्स किए हैं, इस कारण से हमारा, इधर वो पेपर 1 हो, पेपर 2, पेपर 1 में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, किसमें आपको प्रॉब्लम लगता है, आप उस चीज को पकड़ो, उस टॉपिक को पकड़ो, और उसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो अपने सबसे पहले मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो कि किस कारण से हमारा गड़बड़ हुआ। इधर हम पेपर 2 सही से कंप्लीट ना कर पाए, या पेपर 1 में हमारा कमी रह गया, पेपर 1 में कमी रह गया तो क्यों रह गया, पेपर 2 में कमी रह गया तो क्यों रह गया, ये आप आइडेंटिफाई करो। आपके लिए भी यही, आपके लिए भी है कि जो आप सपोज करो कि फिर से नए सिरे से आप चीजों को वर्क कर रहे हो, नए सिरे से आप पढ़ रहे हो, तो जो मैंने फ्रेशर्स के लिए बोला कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट 31 मई तक, लेकिन जो रिपीटर हो, आप कोशिश करो कि 31 मार्च, आप 2 मंथ्स एडवांस करो। सॉरी, 31 मार्च आप अपना करो, उनसे 2 मंथ्स एडवांस आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद मैक्सिमम टाइम जो आप 4 मंथ्स, यानी कि जो अप्रैल मई जून जुलाई, आप 4 मंथ्स पूरे जो हैं रिवीजन प्लस प्रैक्टिस में लगाओ। अब
कुछ वो कैंडिडेट्स जो सपोज इस बार 24 में रिटेन क्वालिफाई हो गए हैं, अब कुछ ऐसे हैं जिनका फिजिकल मेडिकल हो चुका है और वो पास हो चुके हैं फिजिकल मेडिकल। तो वो आप प्रिपरेशन में, आप अपना इंटरव्यू में भी टाइम लगाओ और प्लस इसमें भी। और क्या आप कोई और एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी लगाओ थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें भी देते रहो। एकदम इसको ना छोड़ो जब तक कि फाइनल में आप लिस्ट में नाम ले देख लेते हो। लेकिन जो 24 में कैंडिडेट सेलेक्ट, सपोज करो रिटर्न क्वालिफाई कर गए और उनका फिजिकल मेडिकल में बाहर हो गए, लेकिन वो टेम्पोररी कारण से हुए, सपोज रनिंग ना कर पाए, सपोज लॉन्ग जंप में ना हो पाया, या कुछ और, सपोज इंजरी हो गया या कुछ उसके कारण, तो आपको क्या करना है कि फिर से नए सिरे से लगो। आप चूंकि करंट में रिटर्न क्वालिफाई किए हो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक बार जो भी है आप भी वही रखो कि मार्च 31 मार्च के आसपास तक हम रिवाइज कर लें, नए सिरे से चीजों को करें। और जो प्रॉब्लम्स आपके 24 वाले में हुए हैं, फिजिकल मेडिकल जो भी चीजें, वो जो कंट्रोलेबल है उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। एट द एंड ऑफ द डे आप ध्यान रखो कि जो हमारा एग्जाम है, हम उसमें ऑल इंडिया लेवल पे फाइट करते हैं। जब ऑल इंडिया लेवल पे आप फाइट करते हो, यू नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर जो भी है 25 में कितनी वैकेंसी आएंगी। ये इन चीजों पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी से ये भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या कट ऑफ। कहीं भी देखो, ड्रास्टिक यदि चेंजेस नहीं अभी एग्जाम्स में होने जा रहे हैं, जो भी है मोर और लेस पैटर्न वही रहता है। स्लाइटली चेंजेस होते हैं हमेशा। यूपीएससी का ये मतलब होता है कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको सरप्राइजेज हमेशा थ्रो करते रहते हैं, और वो सरप्राइजेज के लिए आपको रेडी रहना है, आपको तैयार रहना है। और भी चीजें हैं वो मैं आपको कमिंग डेज में डिस्कस करूंगा। बीच में जैसे फिजिकल मेडिकल वगैरह वाले के लिए भी वर्क करना पड़ता है, तो कुछ कुछ उनके लिए भी चीजें चल रही है। तो मैं लेकिन अब कोशिश करूंगा कि 25 वाले के लिए थोड़े थोड़े और चीजों को प्रोवाइड करूँ, कुछ कंटेंट, कुछ क्वेश्चंस, और जो करेंट अफेयर्स वगैरह वाली जो चल रही हैं उसको आप उन वीडियोज को देखो, वो काफी आपको लाभदायक होंगे, काफी हेल्पफुल होंगे। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होगा तो आप मैसेज करोगे और हम चीज़ों को और अपडेट आपके पास करते चलेंगे। ओके, थैंक यू।